कि पुलिसकर्मियों की पिटाई से 2 छात्र घायल हो गए हैं। तो देवघर में आप देख सकते हैं किस तरह से कहासुनी एबीवीपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच हो रही है। न सिर्फ कहासुनी बल्कि हाथापाई तक की देखिए आप किस तरह से कोशिश यहां पर एबीवीपी कार्यकर्ताओं की तरफ से की गई, जमकर बहसबाजी हुई। आरोप छात्रों की तरफ से लगाया गया कि 2 छात्र जख्मी हो गए हैं। तो हमने उनसे आग्रह पूर्वक कहा कि ये लोग छात्र संघ के पदाधिकारी थे और हम एबीवीपी के विभाग से हैं। तो बोला कि तुम नेता बनते हो और हमको जूता से मारा और मेरा पैर कट गया और मेरे सर में एक पुलिस वाले ने पत्थर उठा के मतलब फेंक के नहीं मारा, पत्थर से ऐसे मार दिया, पत्थर से ऐसे पटक के मार दिया जिससे मेरा सर फट गया और काफी खून बहने लगा, मैं गिर गया। कुछ फाइन को लेकर के इन दोनों पक्ष में जो है पुलिस और ये छात्र में जो है थोड़ा बकझक हुआ है। इस कारण ये बता रहे हैं, इनका एलिगेशन है कि पुलिस वाले द्वारा जो है वो लाठी डंडा से मारपीट किया, सर में चोट लगा है। ये सारा चीज जो है वो इनके द्वारा बताया गया। हम लोगों ने इनसे लिख करके मांगा है डिटेल और जिन पर जो एलिगेशन लगा रहे हैं उनको फिलहाल जो है लाइन क्लोज कर दिया गया है। इनका जो प्रतिवेदन आएगा उस हिसाब से फिर आगे की कार्रवाई कर दी जाएगी। और अब हम आपको दिखाते हैं 2 तस्वीरें। ये दोनों तस्वीरें धनबाद की हैं। दरअसल धनबाद में आज पिटाई वाला दिन रहा। बेकसूर ट्रक ड्राइवर पिट गया तो मोबाइल चोरी कर रही एक महिला पिट गई। अवैध वसूली में लगे पुलिसकर्मी ने ट्रक ड्राइवर को इसलिए पीटा क्योंकि उसने पैसे देने से इनकार कर दिया था। सिटी सेंटर में मोबाइल चोरी करती महिला पकड़ी गई तो छात्राओं ने उसकी जमकर धुलाई कर दी। मिन्नत करके, हाथ जोड़ के महिला ने माफी मांगी, तब कहीं जाकर छात्राओं ने उसे छोड़ा। 2 तस्वीर में आप देख सकते हैं। बाईं तरफ मोबाइल चोर महिला की पिटाई छात्राओं ने की तो दाईं तरफ वसूली के लिए तैनात मुस्तैद पुलिसकर्मी से जब ट्रक ड्राइवर ने पैसा देने से, रिश्वत देने से मना किया तो फिर देखिए उसका क्या हाल है। ये तस्वीरें हैं कोयला नगरी धनबाद की। यहां छात्राओं ने बिना सोचे समझे कानून को अपने हाथ में ले लिया। घटना सिटी सेंटर की है। इस महिला पर मोबाइल चोरी करने का आरोप है। छात्राओं का कहना है कि इसने महिला को मोबाइल चुराते हुए पकड़ा और उसकी जमकर धुनाई कर दी। इस दौरान महिला छोड़ देने की गुहार लगाती रही, लेकिन यहां मौजूद भीड़ को तो हाथ साफ करने की जल्दी थी। अब जरा इस तस्वीर को भी देखिए। यहां कानून हाथ में लेने वाला कोई और नहीं, कानून का रखवाला है। दारोगा जी का गुस्सा तो देखिए। अब आपको इनके गुस्से का कारण भी बता देते हैं। लोयलाबाद थाने में पोस्टेड दारोगा जी वाहन चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान इन्होंने ट्रक चालक को गाड़ी रोकने को कहा, लेकिन ट्रक चालक ने थोड़ी दूर जाकर गाड़ी को रोका। बस इतनी सी गुस्ताखी थी इसकी और पता चल गया वर्दी का रौब क्या होता है। दारोगा जी ने ट्रक ड्राइवर की जमकर धुनाई कर दी। ये दोनों घटनाएं कानून को हाथ में लेने की है। इन मामलों में आरोपी से ज्यादा गुनहगार वो लोग हैं जिन्होंने कानून को अपने हाथ में लिया। इन मामलों में किसी ने शिकायत नहीं की है, लेकिन ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि गुनहगार कौन है। नीतेश मिश्रा, जी मीडिया, धनबाद। जेवीएम सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी अब एक्सपायरी डेट की दवा हो गए हैं। सीएनटी एसपीटी एक्ट पर उनके स्टैंड से खफा बीजेपी के विधायक विरंची नारायण ने ये बातें कही हैं। विरंची ने जेएमएम और अन्य नेताओं पर ताबड़तोड़ हमले किए, लेकिन सीएनटी एसपीटी पर अपनी पार्टी के नेता बाबूलाल मरांडी पर वो ढीले पड़ गए। मरांडी जी अब छूटे हुए कारतूस हो गए हैं, छूटे हुए कारतूस हो गए हैं, छूटे हुए कारतूस हो गए हैं। आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी एक्सपायरी डेट मेडिसिन हो गए हैं, एक्सपायरी डेट मेडिसिन हो गए हैं, एक्सपायरी डेट मेडिसिन हो गए हैं। राज्य की सियासी फिजा में बीजेपी विधायक विरंची नारायण को हर जगह राजनीति ही सूझ रही है। कहाँ तो आए थे एक शादी समारोह में, लेकिन उनका मूड यहाँ भी नहीं बदला। आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी एक्सपायरी डेट मेडिसिन हो गए हैं। अब उन पर कोई चर्चा करना मुझे लगता है कि मीडिया का भी समय बर्बाद है। विरंची नारायण ने बाबूलाल मरांडी, कर्मा उरांव और बंधु तिर्की पर अपने लाभ के लिए हंगामा खड़े करने का आरोप लगाया है, लेकिन इसी मसले पर अर्जुन मुंडा के समर्थन पर वो डिफेंसिव हो गए। श्री अर्जुन मुंडा जी का जो बयान है, मेरे विचार से उनका व्यक्तिगत बयान है, न कि पार्टी का।
हिरंची ने तो यहाँ तक कह डाला कि झारखंड को अस्त व्यस्त करने के लिए विदेशी पैसे का इस्तेमाल हो रहा है। ये जो विरोध करवा रहा है, इनके पास फंडिंग कहाँ से आ रहा है, इनके पास पैसे कहाँ से आ रहा है, जरा इसकी भी बढ़िया से जांच हो जाए तो लगेगा कि ये पैसा भारत का पैसा नहीं है, ये पैसा विदेशों से आ रहा है। विदेशी धन इसमें लग रहे हैं ताकि भारत अस्थिर हो, झारखंड अस्थिर हो। CNT SPT संशोधन बिल पास कर दिए गए हैं, लेकिन वोट की राजनीति एक्ट को फेल बता रही है। लेकिन पास और फेल के चक्कर से जनता अलग दिखती है। मनीष मेहता, जी मीडिया, गढ़वा। रांची विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के परिणाम ने कई राजनीतिक संगठनों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। NSUI के सूपड़ा साफ होने से पार्टी में ही कलह मच गई है, तो आजसू के हाशिए पर जाने से वो भी मंथन में जुटा है। वहीं ABVP की जीत पर बीजेपी इसे राष्ट्रवादी शक्तियों की जीत मान रही है। रांची यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में जहां इस बार NSUI का खाता नहीं खुला, वहीं छात्र संगठन के तौर पर राजनीति में आई आजसू भी हाशिए पर चली गई। अब कांग्रेस के नेता NSUI के बुरिहार का ठीकरा प्रदेश अध्यक्ष सुखदेव भगत पर फोड़ रहे हैं, तो आजसू के नेता स्थिति ठीक ठाक कहकर अपना बचाव कर रहे हैं। और यहाँ छात्र संगठन का जिस तरीके से चुनाव में NSUI का जो प्रदर्शन रहा वो काफी दुखद है, और निश्चित तौर पर इस पूरे प्रकरण के लिए मैं प्रदेश अध्यक्ष सुखदेव भगत को इसके जिम्मेवार मानता हूं, क्योंकि इससे पहले भी 2007 के भी चुनाव हुए थे। उस समय भी जो प्रदेश अध्यक्ष थे तत्कालीन, उन लोगों ने भी और हम लोगों ने मिल करके पूरा चुनाव लड़ा था, और कई कॉलेजों में हम लोगों ने फतह हासिल की थी। लेकिन इस बार के इस चुनाव में संगठन के साथ कहीं कोई कोऑर्डिनेशन जो है सुखदेव भगत नहीं बैठा सके। मैं ये कहता हूं कि कहीं ना कहीं हम लोगों ने बहुत अच्छी चुनौती दी है, और जिस तरीके से हम छात्रों के बीच में पहुंचे, आप देखेंगे कि जहां जहां हम हारे भी हैं, तो वहां सेकेंड जो आजसू छात्र संघ जहां पर हारा है, वो कड़ी टक्कर के बाद और दूसरे स्थान पर हम लोग हैं। और इस तरीके से ये कह सकते हैं कि छात्रों के बीच में जिस तरीके से आजसू छात्र संघ बढ़ रही है और कैडर जो हमारे बढ़ रहे हैं, वो बेस हमारा बड़ा और व्यापक हुआ है। इस बार ABVP को 38, JMM के छात्र संगठन JCM को 5, आजसू के छात्र संगठन को 9 और आदिवासी छात्र संगठन को 29 सीटें मिली। दरअसल 90 सीटों के इस चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर ABVP उभरी है, लेकिन आदिवासी छात्र संगठन ने उसे भी पानी पिला दिया। इसके अलावा किसी भी छात्र संगठन का प्रदर्शन ठीक नहीं रहा, इसलिए बीजेपी इसे अपनी जीत बता रही है। रांची विश्वविद्यालय में भी अभी जो कॉलेजों में चुनाव हुए, उसमें सबसे ज्यादा करीब 90 में 38 प्रतिनिधि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के आए हैं। ये राष्ट्रवादी शक्तियों की जीत के तौर पर हम लोग देखते हैं। बीजेपी इस जीत को भले ही राष्ट्रवादी शक्तियों की जीत बता रही हो, लेकिन जिस तरह से ग्रामीण इलाकों का रुझान आदिवासी पार्टियों की तरफ रहा, उससे इतना तो साफ हो गया कि युवाओं का मूड भी सरकार के प्रति बदला सा है। सन्नी शारद, जी मीडिया, रांची। केंद्रीय कोयला सचिव सुशील कुमार ने झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास से रांची में CM आवास में मुलाकात की। 1 घंटे तक चली इस मुलाकात के दौरान झारखंड में कोल ब्लॉक्स में जल्द से जल्द खनन कार्य शुरू करने को लेकर चर्चा हुई और उसमें तेजी लाने को लेकर बात हुई। गौरतलब है कि कोल ब्लॉक ऑक्शन होने के बाद भी झारखंड के ज्यादातर कोल ब्लॉक कानूनी अड़चनों की वजह से बंद पड़े हुए हैं। वहीं मुलाकात के बाद केंद्रीय कोयला सचिव सुशील कुमार ने कहा कि अब CSR स्कीम के तहत शौचालय निर्माण पर जोर दिया जा रहा है और CSR की 50% राशि शौचालय निर्माण में खर्च होगी। आज एक समय सारणी तय हुई है, जिसके अंतर्गत उन 8 कोल ब्लॉक्स में सभी विभाग राज्य सरकार के मिलजुल करके उन समस्याओं को दूर करेंगे और हम लोग उन कोल ब्लॉक्स को ऑपरेशनलाइज करेंगे। एक बार फिर से नक्सलियों ने लोगों के बीच अपनी दहशत पैदा करने के लिए दीवार पर धमकी भरा संदेश लिखा है ताकि ग्रामीणों के बीच खौफ पैदा हो सके। लेकिन शायद नक्सलियों को यह नहीं पता कि अब उनकी इस गीदड़ भभकी से ग्रामीण डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि अब ग्रामीण जागरूक हैं और विकास की ओर अग्रसर हैं, जिसमें उनकी मदद पुलिस कर रही है। बगड़ू थाना क्षेत्र के अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र पेशरार और केकरांग की स्कूल की दीवारों पर लिखे माओवादियों के राष्ट्र विरोधी नारे देख लोगों के बीच दहशत पैदा हो गई। उसके बाद सब अपना अपना रिश्तेदार के यहाँ जाकर रात भर रुकता है, फिर मॉर्निंग में आता है। किसके डर से? वही माओवादी चढ़ा है बोल के और बच्चा लोग ले जाता है बोल के सब भागने लगता है। क्या उपाय, हम लोग भी भाग जाते हैं।
पुलिस कप्तान कार्तिक एस का मानना है कि पोस्टर जागरूकता अभियान से गांव में शांति और सुरक्षा का माहौल बनाया जा रहा है और लोगों से अपील की जा रही है कि ऐसी धमकियों पर वो ध्यान न दें। ये पोस्टर कैंपेन जो है इन जनरल ग्रामीण लोगों को अवेयरनेस दिलाने के लिए है कि ये नक्सल के नाम पे लोग जो है सबको ठगते हुए, सभी को परेशानी में डालते हुए अपना पारिवारिक फायदा ही लेता है। नक्सल क्षेत्र में पुलिस लगातार जागरूकता अभियान चला रही है, जिसका असर भी देखने को मिल रहा है। बीते दिनों 2 नक्सलियों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया है। पुलिस को नक्सल क्षेत्रों में चलाए जा रहे जागरूकता अभियान में ग्रामीणों का सहयोग भी मिल रहा है। वहीं पुलिस खूंखार नक्सलियों की वांटेड लिस्ट के पोस्टर गांव के स्कूल और दीवारों पर चस्पा भी कर रही है। पुलिस का लगातार जो है नक्सलियों के विरुद्ध जागरूकता अभियान जो चलाया जा रहा है, कि अब प्रशासन के ऊपर जो उम्मीद थी वो बढ़ रही है धीरे धीरे, और सब लोग जो है पुलिस के साथ मिलजुल के रहना पसंद कर रहे हैं, और ऊपर से हम लोगों का पिकेट्स भी उधर पहुंच के सब लोग सुरक्षित भी महसूस कर रहे हैं। भले ही नक्सलियों का मकसद नापाक हो, लेकिन ग्रामीणों और पुलिस के संयुक्त सहयोग से जिस तरीके से जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, उससे नक्सलियों के इरादे पस्त हो रहे हैं। आरएस कुमार, जी मीडिया, लोहरदगा। इधर गुमला थाना क्षेत्र के पंसो गांव में एक बार फिर नक्सलियों ने तांडव किया। नक्सलियों ने एक पशु व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी। नक्सलियों की यह कायराना हरकत गुमला के पंसो गांव की है। रसूल अंसारी को रात करीब 8:30 बजे उस वक्त गोली मारी गई जब 2 युवकों के साथ वे अपने गांव लौट रहे थे। करीब 10 की संख्या में नक्सलियों ने दहशत फैलाने के लिए दोनों युवकों के सामने उन्हें गोली मार दी। मेरा मामा बुलेट में जा रहे थे, बुलेट की आवाज सुनकर रोड की तरफ मामादी निकल गए। निकल के 500 चौक में पकड़ लिया। पकड़ने के बाद कुछ दूरी पर ले जाके गोली मार दी। 3 गोली मारा, 6 फायरिंग, कुल टोटल 6 फायरिंग हुआ है। डीएसपी के मुताबिक मृतक के पास से पोस्टर और गोलियां जब्त की गई हैं, लेकिन अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। और कुछ गोली मिसफायर भी हुआ है, क्योंकि घटनास्थल पर से बरामद हुआ है। वहाँ से खून लगी मिट्टी मिली गई है। उनका समीक्षा रिपोर्ट वगैरह बना करके मिलता, पर्चा भी मिला है, सब करके थाने पर आए हैं, उनको परीक्षण के लिए भेजा गया। अंसारी के साथ नक्सलियों की क्या दुश्मनी थी, इसका खुलासा नहीं हो पाया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि ये लेवी को लेकर वारदात को अंजाम दिया गया होगा और नोटबंदी की हताशा में जी रहे नक्सलियों की आम लोगों पर ये दबाव की कोशिश है। मुकेश सोनी, जी मीडिया, गुमला। पदभार लेने के बाद कोयला सचिव सुशील कुमार अपने पहले दौरे पर रांची पहुंचे। यहां उन्होंने सीसीएल सभागार में श्रमिक सम्मान समारोह में शिरकत की। कोयला सचिव ने श्रमिकों की हौसला अफजाई की, श्रमिकों की कड़ी मेहनत की उन्होंने सराहना की। सुशील कुमार ने क्लीन कोल पर जोर देते हुए कहा कि टेक्निकल टीम ने इस पर काम शुरू किया है, लेकिन इस पर ज्यादा से ज्यादा प्रयोग किए जाने चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी धनबाद पहुंचे, जहां उन्होंने पीएमसीएच व्यवस्था को जानने के लिए आईसीयू, टीबी वार्ड, बर्न वार्ड का निरीक्षण किया। साथ ही मंत्री जी ने चिकित्सकों की कमी दूर करने के लिए 2000 वैकेंसी निकाले जाने की भी बात कही। गुमला जिला मुख्यालय के पास स्थित उत्क्रमित विद्यालय में शौचालय नहीं होने से स्कूल के छात्र छात्राओं की काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में अगर स्कूली बच्चों को घर जाने के सिवाय कोई और रास्ता नहीं बचता है। स्कूल में नहीं है शौचालय की व्यवस्था, पढ़ाई छोड़कर घर जाते हैं बच्चे। स्वच्छता अभियान का हाल बदहाल। स्कूल में शौचालय ना हो तो आप कल्पना कर सकते हैं कि छात्र छात्राओं पर कैसी मुसीबतें आती होंगी। यही हाल है गुमला जिले के उत्क्रमित विद्यालय की, जहां कई बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं लेकिन शौचालय एक भी नहीं। मजबूरन बच्चे पढ़ाई छोड़कर घर जाते हैं या खुले जगहों की ओर रुख करते हैं। क्या बताएं, यहाँ पे कोई तो गुजर जाता है, कहाँ का बात रहता है कि यहाँ पे अच्छे से सुख सुविधा मतलब मिले और टॉयलेट बने, जिसमें अलग 3 टॉयलेट है, जिसमें एक है बॉयज का, गर्ल्स का, एक टीचर का हो, उस अच्छे से हो मतलब की।
स्कूल के प्रिंसिपल को भी इस बात की जानकारी है, लेकिन उनकी दलील है कि फंड रहने के बावजूद जमीन उपलब्ध नहीं है। विभाग को सूचना देने के बाद भी सुनवाई नहीं हो रही। लिखित सूचना दे दिया गया है विभाग को, अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई है और फिर जमीन भी दान में कोई देना नहीं चाह रहा है, इसलिए हम लोग को बच्चों को और हम लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत स्कूलों में साफ सफाई की बेहतर व्यवस्था की बात कही थी, लेकिन गुमला के इस स्कूल में ना तो शुद्ध पेयजल है और ना ही शौचालय। मुकेश सोनी, जी मीडिया, गुमला। अगर आपको प्रवासी पक्षियों का कलरव देखना हो तो आइए हजारीबाग, जहां छड़वा डैम इन दिनों विदेशी पक्षियों से गुलजार है। विंटर विजिटर बर्ड हो या रेड हेडेड डक, उसका दीदार कर हर कोई सुकून पाता है। प्रवासी पक्षियों ने डाला डेरा, छड़वा डैम हुआ गुलजार। आकाश में विचरते ये प्रवासी पक्षी हजारीबाग के छड़वा डैम पहुंचे हैं। हर साल ये प्रवासी पक्षी ठंड के मौसम में यहाँ पहुंचते हैं और 3 महीने प्रवास के बाद स्वदेश लौट जाते हैं। पक्षियों का यहाँ पहुंचने का स्थानीय लोग भी इंतजार करते हैं और मॉर्निंग वॉक के दौरान इनके कलरव का लुत्फ उठाते हैं। इस बार जो हम लोगों ने देखा है वो बार हेडेड गूज, रेड हेडेड डक, रेडिश टेल डक यानी जिसको सुरखाब कहते हैं वो, और काफी संख्या में लेसर विस्लिंग टील है जो ठीक हमारे पीछे आपको दिखेगा। छड़वा डैम में ये परिंदे 3000 किलोमीटर की दूरी तय कर तिब्बत, किर्गिस्तान और मंगोलिया से आते हैं। इनमें से कई नस्ल ऐसे हैं जो विरले ही देखने को मिलते हैं। और जैसे जाड़ा तो जो हजारीबाग झील के आसपास जो घूमने वाले लोग हैं वो सुबह और शाम जब यहाँ घूमने आते हैं तो घूमने से अपने सेहत बनाने के साथ इन मेहमान पक्षियों का दीदार भी करते हैं और आनंदित होते हैं। प्रवासी परिंदों को देखने का बेहतर समय सूर्योदय के 2 घंटे बाद से सूर्यास्त के 1 घंटे पहले तक है, जब ये परिंदे पानी में विचरण करती रहती हैं। यादवेंदु सिंह, जी मीडिया, हजारीबाग। हजारीबाग के चौपारण के ग्राम मालिकाना में अचानक मकान के छत पर रखे पुआल में आग लग गई, जिससे पीड़ित को हजारों का सामान जलकर खाक हो गया। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। आग लगते ही ग्रामीणों ने आग बुझाने में भरपूर मदद की। इसी दौरान दमकल विभाग को भी खबर दी गई। दमकल पहुंचने के बाद आग पर काबू पाया गया। पाकुड़ जिले के पाकुड़िया में प्रमुख और पंचायत समिति के विरोध के चलते स्थायी समिति का गठन नहीं हो पाया है। पाकुड़िया में झारखंड पंचायत राज्य अधिनियम 2001 की धारा 72 के तहत पंचायत समिति के 8 स्थायी समितियों का गठन होना था। बताया जाता है कि प्रखंड के बीपीआरओ ने प्रमुख को अपनी बात नहीं रखने दी, जिसके बाद प्रमुख उठकर चली गई, जिसकी वजह से समितियों का गठन नहीं हो पाया। इससे सरकारी काम में भी बाधा के आसार हैं। पाकुड़ में भारतीय स्टेट बैंक के ग्राहक सेवा केंद्र पर अपराधियों ने धावा बोला और लाखों के सामान लूट कर ले गए। घटना देर रात की बताई जाती है। ग्राहक सेवा केंद्र चलाने वाले मोहम्मद अफजल के मुताबिक शटर काटकर चोरी की इस वारदात को अंजाम दिया गया। हथियार बंद चोर 2 मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए थे। देसी कट्टे के बल पर उन्होंने लूटपाट की। ग्राहक सेवा केंद्र में लैपटॉप, प्रिंटर, मशीन, मोबाइल और नकदी लूटकर वो फरार हो गए। झारखंड में नक्सलियों के फर्जी सरेंडर का एक बड़ा मामला सामने आया है। इस बार नक्सलियों के सरेंडर के नाम पर होने वाले इस खेल का खुलासा खुद खुफिया विभाग ने ही किया है। खुफिया विभाग की रिपोर्ट की माने तो 17 अक्टूबर को पुलिस मुख्यालय में जिन 9 नक्सलियों का सरेंडर हुआ था उसमें से 8 पर तो कोई मामला ही दर्ज नहीं था। झारखंड में नक्सलियों पर नकेल कसने के लिए सरकार कई योजनाएं चला रही है। नक्सलियों के सरेंडर के लिए सरकार ने नीति और योजनाएं दोनों तय की हैं, लेकिन हकीकत क्या है ये हम आपको बताते हैं। दरअसल जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक नक्सलियों के सरेंडर के नाम पर झारखंड में बड़ा खेल हो रहा है। राज्य में ऑपरेशन नई दिशा चलाया जा रहा है और इसके तहत केवल पैसों की बंदरबाट हो रही है।
इस बार सवाल कोई और नहीं बल्कि स्पेशल ब्रांच ने उठाया है। नक्सली सरेंडर के नाम पर खेल। 17 अक्टूबर को 9 उग्रवादियों ने सरेंडर किया। सरेंडर करने वाले सभी उग्रवादी पीएलएफआई के सदस्य थे। सभी उग्रवादियों ने डीजीपी डीके पांडे के सामने सरेंडर किया। पूरे तामझाम के साथ उग्रवादियों का सरेंडर हुआ। लेकिन जब खुफिया विभाग ने इस मामले की जांच शुरू की तो पता चला कि सरेंडर करने वाले 9 में से 8 गांव वाले ही हैं। मैं पहले से भी कहता रहा हूं, पिछले साल जो हम लोगों ने मुकदमा किया था 514 लोगों के सरेंडर करने का, उसी समय ये बात खुल के आई थी और अखबारों में आया और मिनिस्ट्री होम अफेयर से अरबों रुपए निकलते हैं नक्सल नियंत्रण के नाम पर, और इन रुपयों की बंदरबांट होती है। तो ये जो सरेंडर है, फेक सरेंडर्स, ये वास्तव में उसी रुपयों की बंदरबांट का खेल है और मुझे लगता है कि मिनिस्ट्री होम अफेयर को इस पर ध्यान देना चाहिए। इसके बाद स्पेशल ब्रांच के एडीजी ने गृह विभाग को लेटर लिखा जिसमें लिखा था कि 9 में से 8 पर कोई मामला ही दर्ज नहीं है। किसी भी नक्सली या उग्रवादियों के सरेंडर करने से पहले एक कड़ी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। फिर भी इतनी बड़ी लापरवाही होने से अब मानवाधिकार कार्यकर्ता अब तक हुए सरेंडर पर भी सवाल उठाने लगे हैं। देखिए, इस राज्य में राज बनने के बाद से 2000 से लेके 2016 तक हम तो कहेंगे कि जितने भी सरेंडर, चाहे बाबूलाल के समय से भी कुछ सरेंडर हुए थे, सारे फेक हैं। और इन लोग सिर्फ सरेंडर पॉलिसी पर फेक नहीं, आपने देखा होगा कि राजधानी के बीचों बीच 514 अच्छे घर के लड़के, पढ़े लिखे लड़के को नौकरी के नाम पर, सरेंडर पॉलिसी के नाम पर हमारे पुराने जेल पर बंद रखे थे। फिलहाल इस मामले में पुलिस विभाग का कोई भी अधिकारी कुछ भी बोलने से परहेज कर रहा है, लेकिन सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है क्योंकि इससे सरकार की छवि पर भी असर पड़ेगा। गौर करने वाली बात है कि झारखंड के अलग होने के बाद से अब तक 120 नक्सली सरेंडर कर चुके हैं। हाल के दिनों में सरेंडर करने का ग्राफ तेजी से बढ़ने लगा, लेकिन इस मामले के सामने आने के बाद अब पूरा सिस्टम ही सवालों के घेरे में आ गया है। सन्नी शारद, जी मीडिया, रांची। आज ईद उल मिलाद नबी है और इस दौरान मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जुलूस निकाला। ईद उल मिलाद नबी पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन के मौके पर मनाया जाता है। हम आपको 5 तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह लोग जुलूस में हिस्सा ले रहे हैं। जामताड़ा, पाकुड़, जमशेदपुर, बोकारो और सिमडेगा की तस्वीर। इसी के साथ खबर झारखंड में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।